नमस्कार दोस्तों, मैं अत्यंत शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर गुरुदेव। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ पपाया यानी कि पपीते की खेती के बारे में। समय को बर्बाद न करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पपाया या पपीता की, तो इसका वानस्पतिक नाम होता है कैरिका पपाया। बात फैमिली की करते हैं या परिवार की करते हैं तो इसका फैमिली या परिवार है कैरिकेशी। उत्पत्ति स्थान की अगर बात करें, उष्ण अमेरिका या ट्रॉपिकल अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान है। गुणसूत्र इसमें 2n बराबर 18 होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा पपीते का उत्पादन कहाँ किया जाता है, यानी कि पूरे विश्व में पपीते की स्थिति क्या है, तो ब्राजील में सबसे ज़्यादा पपीते का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगर हम भारत की बात करें तो भारत के आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पपीते का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण तत्व या इंपोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। पपीते का जो फल का प्रकार है बेरी है। खाया जाने वाला भाग मीजोकार्प है। खाया जाने वाला भाग क्या है, मीजोकार्प। ठीक है। अगर हम इसकी जलवायु की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा है। श्वसन दर ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होता है, यानी कि ये क्या होता है मैंने आपको बताया है, पौधे से इसका फल तोड़ने के बाद इसको पकाया जाता है। पुष्पक्रम सॉलिटरी प्रकार का है। पोषक मान की अगर हम बात करें तो विटामिन ए का ये मेजर सोर्स है। आप दोस्तों अच्छे से जानते हैं कि विटामिन ए का मेजर सोर्स है पपीता। बीज पत्री की अगर हम बात करते हैं तो ये द्विबीज पत्री यानी कि डाइकोटिलेडोनस है। ठीक है, कैसा है, द्विबीज पत्री है। और ये सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा कई एग्जामों में आपसे पूछा जा चुका है ये पॉइंट। पपीते का पीला रंग जो है कैरिका जेंथिन के कारण होता है, कैरिका जेंथिन के कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई एग्जामों में आपसे पूछा जा चुका है, तो इस पॉइंट को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पपीते का पीला रंग का कारण होता है, कैरिका जेंथिन के कारण होता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बात करें इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, तो पपीते का पीला रंग कैसे कारण होता है, कैरिका जेंथिन के कारण होता है, हम लोगों ने देख चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पपीते के 1 ग्राम में 20 बीज आते हैं। अगर हम 20 बीजों के वजन की बात करें तो कितना होता है, 1 ग्राम होता है। ठीक है, 20 बीजों का वजन कितना होता है, 1 ग्राम होता है। पपीते के ऑर्चिड में 20% नर पौधे होने चाहिए। जो पपीते का बगीचा लगा रहे हैं, उद्यान लगा रहे हैं, उस उद्यान में कम से कम 10% या फिक्स 10% ही नर पौधे होने चाहिए, जिससे प्रजनन क्रिया आसानी से हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं, पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, ये हम पहली बात कर चुके हैं, पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पपीते में सिंचाई थाला विधि से की जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर सभी फल वृक्षों में सिंचाई करने की जो मेथड है वो थाला विधि ही है। तो आप याद रखना, पपीते में भी जो सिंचाई है वो किसके द्वारा की जाती है, थाला विधि के द्वारा की जाती है। अगर आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो पपीते का पौधा जल भराव के प्रति अति संवेदनशील है। ये बात आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है कि जो पपीते का पौधा होता है वो जल भराव के प्रति अति संवेदनशील है। किसके प्रति, जल भराव के प्रति। मतलब आपको याद रखना है कि अगर आप कहीं पपीते की खेती करने वाले हैं तो वहाँ पे पानी का भराव नहीं होना चाहिए। अगर पानी का भराव होता है तो पपीता खराब हो जाएगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ संवेदनशील का मतलब क्या होता है, जिससे जल्दी इफेक्ट आए उसे क्या बोलते हैं, संवेदनशील। और ये तो कैसा है, ये अति संवेदनशील है, मतलब बहुत जल्दी इफेक्ट करने वाला है। तो आपको याद रखना है ये कैसा है, अति संवेदनशील, बहुत जल्दी इफेक्ट करने वाला है। ठीक है, इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखना। आगे देखते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं, पपीते के बीजों का जीवन क्षमता। पपीते की बीजों की जीवन क्षमता याद रखेंगे, पपीते के बीजों की जीवन क्षमता 3 महीने होती है। ठीक है, जो पपीते के सीड होते हैं वो 3 महीने तक ही जीवित रहते हैं, यानी कि उनसे नया प्लांट तैयार हो सकता है। 3 महीने के बाद उनसे नया प्लांट तैयार नहीं हो सकता। तो आप याद रखेंगे पपीते की जो जीवन क्षमता है वो 3 माह तक होती है। कितनी होती है, 3 महीने तक। आगे देखिएगा, पपीता पर परागत पौधा है, यानी कि पपीता कैसा है, क्रॉस पॉलिनेटेड है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पपीते में फ्लावर जो है वो उभयलिंगी होते हैं, लेकिन इसके बाद भी पपीता कैसा है, क्रॉस पॉलिनेटेड है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। कैसा है, पर परागत यानी क्रॉस पॉलिनेटेड है। ठीक है, आगे बात करते हैं,
इसमें परागण हवा के द्वारा होता है। परागण के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है ना। जैसे हमने आम में बात की थी कि आम में परागण किसके द्वारा होता है, घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। इस तरीके से इसमें परागण किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो पपीता एक ट्रॉपिकल प्लांट है, ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा है। पपीता पाले और ठंड के प्रति अति संवेदनशील है ना, संवेदनशील है। पाले और ठंड के प्रति क्या है, संवेदनशील है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पपीते का तापमान, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, पपीते के लिए तापमान रात में 12 से 14 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जहाँ पे आप पपीते की खेती करना चाह रहे हैं वहाँ पे तापमान जो है 12 से 14 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे आप पपीते की खेती करना चाह रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर जो है कितना होना चाहिए रात के समय, 12 से 14 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई भी सुझाव या कोई आपको समस्या होती है, आपको कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हॉर्टिकल्चर के नाम से आपके हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें पुराने मैंने जितने भी फ्रूट्स आपको पढ़ाए हैं वो उसमें डले हुए हैं, और आगे की वीडियो भी उसमें आपको मिल जाएंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ आप वीडियो को भी शेयर जरूर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके और मुझे भी प्रोत्साहन मिले कि जिससे अगर शेयर होगा तो ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि लोगों का फ़ायदा हो रहा है। अगर हम भूमि की बात करते हैं तो पपीते की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि ज़्यादातर फसलों के लिए बलुई दोमट मृदा या हल्की बलुई दोमट मृदा जो है वो सर्वोत्तम होती है। तो इसी तरह से पपीते में भी बलुई दोमट मृदा का प्रयोग किया जाता है। बलुई दोमट मृदा में पपीते आसानी से प्रोडक्शन दे देते हैं। जल निकास अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैं अपन लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जल भराव वाली मृदा में पपीते का प्रोडक्शन नहीं होता, पपीता अपना उत्पादन नहीं दे पाता। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पीएच मान जो है वो 5 से लेकर 8 के बीच में होना चाहिए, यानी कि हल्का सा अम्लीय हल्का क्षारीय भी होगा तो भी पपीते पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो उदासीन तो सबके लिए बेस्ट होता ही है, लेकिन अगर इसके लिए आप हल्की अम्लीय में भी उगाओगे तो भी प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आपको बहुत अच्छे समझने वाली बात है, पपीते की जो किस्में होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, गायनोडायोसियस और डायोसियस। गायनोडायोसियस और डायोसियस, इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखो दोस्तों, पपीते की जो किस्में हैं उनमें आपको ये याद रखना है कि जहां भी आप पपीता क्या है, पपीते में या तो मेल फ्लावर होते हैं या उभयलिंगी फ्लावर होते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि हमने मेल पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो फल बगीचा जो है वो प्रोडक्शन देना बंद कर देता है। तो पपीते की 2 तरह की वैरायटी पाई जाती हैं, गायनोडायोसियस है, डायोसियस है। देखिए डायोसियस का मतलब आप अच्छे समझते हैं द्विलिंगी, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें एक ही पौधे में दोनों तरह के पुष्प आते हैं या उभयलिंगी पुष्प जिनमें आते हैं उन्हें डायोसियस कहा जाता है। एक ही पुष्प में जब दोनों ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल तो उन्हें क्या कहा जाता है, डायोसियस कहा जाता है। जैसे उभयलिंगी पुष्प आते हैं इसमें, यानी कि ऐसे पुष्प आते हैं जिन्हें मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, तो इसे क्या कहते हैं, डायोसियस। लेकिन गायनोडायोसियस एक नया शब्द आया है। गायनोडायोसियस का मतलब ये है कि इसमें फ्लावर जो होंगे वो एक तो फीमेल फ्लावर होंगे प्लस डायोसियस फ्लावर होंगे। क्लियर है, 2 तरह के फ्लावर होंगे, फीमेल प्लस डायोसियस, इसलिए इसे कहते हैं गायनोडायोसियस। तो आपको ये याद रखना है, गायनोडायोसियस कौन सी किस्म है, कुर्गड्यू है, ताइवान सोलो है, पूषा डेलिसियस है, पूषा मेजेस्ट्री है, सूर्य है, CO3 है, अर्का सूर्या, अर्का प्रभात। ये क्या है, गायनोडायोसियस है, यानी कि इसमें 100% फ्रूटिंग होगी ही होगी। अगर ये पौधे लगे हुए हैं आपके साथ आपके बगीचे में तो जरूर आपकी 100% फ्रूटिंग होगी। दोस्तों आप याद रखना, अगर आप अमरूद की खेती पपीते की खेती भी करना चाहते हैं तो भी आपको गायनोडायोसियस पौधों की संख्या ज़्यादा रखनी है जिससे आपको उत्पादन अच्छे से मिल सके। डायोसियस में बहुत सारी हैं, पूषा ज्वाइंट है, पूषा ड्वार्फ है, पूषा नन्ना है, CO1, 2, 2, 6, 3 गायनोडायोसियस में आती हैं, CO5 है, पिकलेस है, स्वीट पंत C1। ये इतनी किस्में हैं जो पपीते की हैं जो डायोसियस किस्में कहलाती हैं।
आगे हम संकर किस्मों की बात करें तो CO3 जो है वो CO2 और सनराइज सोलो से बनी है। CO4 जो है 2 और वाशिंगटन से बनी है। 7 ट्रिपल क्रॉस से बनी है, यानी कि CO3, पूसा डिलेशियस और कुर्ग हनीड्यू। सूर्या सनशाइन सोलो और पिंकलेस स्वीट से बनी है। आगे देखते हैं CO3 की भंडारण क्षमता अच्छी होती है। अगर आप भंडारण के पर्पज से अगर आप पपीते का उत्पादन कर रहे हैं तो जो CO3 वैरायटी है उसकी भंडारण क्षमता जो है वो बहुत अच्छी होती है, यानी कि उसको आप बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो। उसकी प्रिजर्वेटिव क्वालिटी जो है वो अच्छी है। दोस्तों अगर हम पपीते की कुछ इंपॉर्टेंट किस्मों की बात करें तो पूसा नन्ना बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है। किसके लिए है ये हम जान लेते हैं। पूसा नन्ना जो वैरायटी है वो HDP यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। कम जगह में ज़्यादा पौधे लगाने की जो विधि है उसे क्या बोलते हैं, HDP बोलते हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग बोलते हैं। HDP के लिए उपयोगी है। इसके साथ ही साथ म्यूटेंट से विकसित की गई है। आप याद रखोगे पूसा नन्ना जो वैरायटी है वो उत्परिवर्तन के फलस्वरूप पैदा की गई है। ठीक है, किस किस फलस्वरूप बनाई गई है, उत्परिवर्तन के फलस्वरूप बनाई गई है। और उत्परिवर्तन क्या किया गया था, पपीते के पौधे पर गामा किरणों के डालने से इस पर म्यूटेंट बनी और ये म्यूटेंट वैरायटी है। ये बात आप याद रखेंगे। क्या है ये, मैंने आपको बताया HDP के लिए अच्छी है, यानी कम जगह में ज़्यादा पौधे लगा सकते हो। इसकी वजह से इसे किचन गार्डनिंग में भी प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, इसे किचन गार्डनिंग में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि किचन गार्डनिंग का मतलब क्या होता है, अपने घर के पास जो छूटी हुई जगह है उसमें नए पौधे लगाना क्या बोलते हैं, किचन गार्डनिंग बोलते हैं। तो ये किचन गार्डनिंग के लिए अच्छी है। आगे देखेंगे पूसा ज्वाइंट प्रोसेसिंग के लिए अच्छी है। CO5 मुख्यतः पपेन के लिए उगाई जाती है, याद रखेंगे। CO5 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है कि पपेन के लिए मुख्यतः कौन सी वैरायटी उगाई जाती है, तो CO5 उगाई जाती है। पूसा मैजेस्ट्री जो है वो एक ऐसी वैरायटी जिससे सबसे ज़्यादा पपेन प्राप्त होता है, यानी कि अधिक मात्रा में पपेन हमें मिलता है। सनराइज सोलो पिंक फ्लैश, इसको दूसरा नाम इसका सनराइज सोलो को पिंक फ्लैश भी कहते हैं। इसमें नर पुष्प नहीं होते, इस बात को आप याद रखेंगे। इसमें केवल मादा फ्लावर होते हैं, फीमेल फ्लावर होते हैं, मेल फ्लावर इसमें नहीं होते। ठीक है, और ताइवान जो वैरायटी है इसको भी आपको याद रखना है। ताइवान जो वैरायटी है उसका ब्लड रेड कलर का होता है, यानी कि उसका अंदर का जो गूदा है वो लाल रंग का होता है, गहरे लाल रंग का होता है ताइवान वैरायटी का। ठीक है, आगे देखिएगा प्रसारण की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रसारण जो है वो बीज द्वारा होता है, क्योंकि इसका आपको याद रखना है वानस्पतिक प्रसारण नहीं होता है इसका आप केवल वानस्पतिक प्रसारण में आप ऊतक कल्चर यानी कि टिश्यू कल्चर के द्वारा इसका प्रसारण कर सकते हैं। बीज की दर की अगर बात करें तो गायनोडायोसियस में 200 से 300 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है, जबकि डायोसियस में 400 से लेकर 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। ठीक है, ये नोट देके पॉइंट दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अच्छे से समझेंगे। पपीते के बीजे को 10 डिग्री सेल्सियस पर वायु रहित थैली एयर टाइट बैग में 9 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। दोस्तों अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि पपीते का जो बीज की जो अंकुरण क्षमता होती है या जीवन क्षमता होती है वो केवल 3 माह तक की होती है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रखें तो पपीते के बीजों को एयर टाइट बैग में, यानी कि ऐसे बैग में जिसमें हवा ना जाए, उसमें 9 माह तक भी सुरक्षित आप उसको रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस। पपेन बनाने की विधि की अगर बात करते हैं कि पपेन कैसे बनाया जाता है, आपने अभी पढ़ा पपेन कुछ होता है। पपेन लगाने की वैरायटी जो है CO5 सबसे अच्छी है ना, या मैजेस्ट्री जो है पूसा मैजेस्ट्री से सबसे ज़्यादा पपेन प्राप्त होता है। तो ये पॉइंट आपने पढ़े, तो इसके साथ साथ आप ये जानें कि पपेन होता क्या है, उसे कैसे बनाया जाता है। देखिए पपेन पपीते के कच्चे बड़े फलों में सुबह के समय 4 से 5 चीरे लगा दिए जाते हैं। मॉर्निंग टाइम में पपीते के जो कच्चे बड़े आकार के फल होते हैं उनमें 4 से 5 चीरे लगा दिए जाते हैं, जिन चीरों से सफ़ेद दूध जैसा पदार्थ निकलने लगता है। इस निकले हुए पदार्थ को तांबे या चीनी मिट्टी के बर्तन में सुखा लिया जाता है। इसके पश्चात सुखाकर पपेन नामक एक एंजाइम बनता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके जो कच्चे बड़े फल होते हैं उन पर आप 4 से 5 चीरा सुबह के समय लगाते हैं। जब इसको लगा दिया जाता है तो दिन भर में इसमें सफ़ेद दूध जैसा पदार्थ निकलता है। उस जैसे आपने चीरे लगाए उसके तुरंत बाद से आप क्या करोगे, उस सफ़ेद द्रव जैसे पदार्थ को इकट्ठा कर लेते हैं। और इकट्ठा करने के बाद किस में इकट्ठा करते हैं, तांबे या चीनी मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा करते हैं। और इकट्ठा करने के बाद उसको सुखा लिया जाता है। इसके फलस्वरूप एक एंजाइम प्राप्त होता है जिसे क्या कहते हैं, पपेन नाम से जानते हैं।
आगे हम बात करें पपीते के लिए उपयुक्त किस्में हैं, वो CO2 है, CO5 है, पूसा मैजेस्टी और CO6, ये पपीते के लिए उपयुक्त किस्में हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, पपीते को यदि 1.6 मीटर से कम दूरी पर लगाया जाता है तो पपेन के उत्पादन में कमी आती है। अगर आप पपीते के लिए पौधों को उगा रहे हैं तो 1.6 मीटर से कम दूरी पर आप नहीं लगा सकते, इसीलिए पूसा नन्हे का उपयोग पपेन बनाने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि पूसा नन्हा जो है 1.25 मीटर की डिस्टेंस पर लगाया जाता है। पपेन में 72.2% प्रोटीन होती है। पपेन एक तरह से एक एंजाइम है, ये एक प्रोटीनिक एंजाइम है। ठीक है, आगे देखिए पपेन के कार्य अगर हम बात करते हैं तो पेट संबंधी विकारों को दूर करता है, यानी कि पेट की कोई बीमारी है तो इससे दूर हो जाती है। मांस को मुलायम बनाता है, चमड़ा पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ऊनी कपड़ों की प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाता है, चॉकलेट व आइसक्रीम बनाने में प्रयोग किया जाता है, मुंह पर लगाने वाली क्रीम के निर्माण में, यानी कि आप जो फेस क्रीम होती है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और मांस को गलाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो पपेन के उपयोग थे। आगे अगर हम स्पेसिंग की बात करते हैं तो पपीते का आपने देखा है, पपीता कई सारे तरीके से लगाया जाता है। 2.2 × 2 मीटर डिस्टेंस पे लगाया जाता है, 1.8 × 1.8 पे लगाया जाता है। अगर HDP के लिए कर रहे हैं तो 1.25 × 1.25 पर भी लगाया जाता है। ठीक है, रोपण का समय जो है जून से लेकर अक्टूबर के समय या जनवरी से लेकर मार्च के बीच का समय इसके रोपण के लिए सर्वोत्तम है। उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो 60 से लेकर 75 टन प्रति हेक्टेयर से उत्पादन प्राप्त होता है, और पपेन की मात्रा साथ ही साथ 250 से लेकर 375 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर। ठीक है, एक साल में लगभग 250 kg से लेकर 450 kg तक हमें पपेन प्राप्त हो जाता है। बीमारी की अगर हम बात करते हैं तो डैम्पिंग ऑफ है। डैम्पिंग ऑफ क्या है? यह नर्सरी की भयानक बीमारी है जो पीथियम और राइजेक्टोनिया नामक फफूंदी से होता है। पीला मोज़ेक की बात करते हैं तो पीला मोज़ेक सभी में वायरस के द्वारा होता है। तने एवं जड़ सड़न एक बीमारी है जो फाइटोप्थोरा कैरिकी के द्वारा होता है, और चूर्णन नाश्ता ओडियम कैरिकी के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का हमारा लेक्चर था। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।